वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस बाय तरुण। तो हम लोग आर ओ के पॉलिटी के टेस्ट लगा रहे थे, तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो 118 वाला 117 तक तो हो गया था, 118 क्वेश्चन पर देखते हैं। तो 118 क्वेश्चन पूछ रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मिलान के लिए पूछा है। तो सारे अनुच्छेद हैं जो मेन अनुच्छेद हैं हमें याद भी होने चाहिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 73 का होता है थर्ड वाला, क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, ठीक है। तो ए का 3 करते ही, ए का 3 तो एक ही में है, सब कट होते हैं क्या। ए का 3 सिर्फ बी ऑप्शन में है, पर और भी ऑप्शन देख लेते हैं। 162 जो है वो विधेयकों के ऊपर अनुमति होता है, ठीक है। 78 तो हमें पता ही है किसी का 4 होगा, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य होता है। जो ऊपर एक लाइन भी दी गई थी ना कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको हर एक चीज़ प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग द जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो पॉलिसी है वो चेंजेस होते हैं तो उनको इन्फॉर्म करना ही पड़ता है, तो वो उनकी एक ड्यूटी है। ऊपर भी था, तो यही आर्टिकल 78 वाला है। डी का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो डी का 2 हो जाएगा। 162 का 1 था, राज्य की कार्यपालिका पर शक्ति का विस्तार, ठीक है। तो 111 का ये वाला, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 119 वाले पे। 119 क्या पूछ रहा है, बोल रहा है संसद में विपक्ष के नेता संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिए हैं, उसका कार्य सरकार के कार्यों की उचित आलोचना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है। ये बात सही भी है। उसे वेतन भत्ते तथा सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की तरह मिलती हैं, हाँ ये सही है, दोनों ही सही हैं, ठीक है। वो दोनों ही लीडर ऑफ अपोजिशन को, और हमें पता नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन को 1/10 की जो टोटल होती है उसके होनी चाहिए, तभी वो लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट में कहलाया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 120 वाले क्वेश्चन पे। गणपूर्ति के संदर्भ में मतलब कोरम की जो है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन दिए हैं। प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है, और ये सदस्यों का 1/10 ही होता है, तो पता है, ठीक है। तभी वो जो पार्लियामेंट की जो समनिंग हो रही है, जो चीज़ें चल रही है, डिस्कशन हो रही है, तभी स्टार्ट होती भी हैं, ठीक है। सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होने पर यह प्रधानमंत्री का दायित्व है कि सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दें। ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सदन की जो भी कार्रवाई चल रही होती है वो लोकसभा स्पीकर करते उसके वो होते हैं ना हेड, तो वो उनकी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि यहाँ पे पीएम का कोई रोल नहीं होता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही देखो एक तरह का जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही पार्ट हैं, जो कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड हैं, इसलिए उनको पीएम हेड को नेतृत्व करते हैं, रूल ऑफ द गवर्नमेंट है तो वो करते हैं। उनका काम ये नहीं होता है सदन के संचालन में, सिर्फ और सिर्फ हमारा 1 वाला सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं 121 पे। संसद में सदन की कार्रवाई हेतु भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है, ये पूछ रहा है, सही कौन सा है, ठीक है। संविधान में सदन की कार्रवाई हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा का उपबंध किया गया है, हाँ ये दिया हुआ है। पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को सदन में मातृभाषा के प्रयोग का अधिकार दे सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो बस जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो बस, जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन कौन से होते हैं, एक तो लोकसभा स्पीकर, ठीक है, और राज्यसभा का जो चेयरमैन होते हैं, यही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उस टाइम के, ठीक है। जो भी सदन चल रहा होगा तो वो बस उनसे अनुमति लेनी होती है, और वो बात अपने मदर लैंग्वेज में भी बातें रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही है कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी एक होमोजेनिटी है, तो सब जगह से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं अलग अलग जगह से, जैसे अरुणाचल प्रदेश या साउथ में भी, तो अपनी मदर लैंग्वेज में भी, मदर टंग में वो बातें रखी जा सकती हैं, तो दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो 121 का ए हो जाएगा। अब आते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन, ये ध्यान देना होता है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है, ये चीज़ें ध्यान देनी होती है। तो पूछ रहा है सही नहीं है, ठीक है। संसद के प्रक्रिया के नियम में शून्यकाल का उल्लेख औपचारिक साधन के रूप में किया गया है। 1 मिनट, संसद के पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है, हाँ। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। जो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, हाँ स्टार्ट क्वेश्चन में जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनका मौखिक दिया जाता है, प्लस आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसमें होता है, जबकि अनस्टार्ट क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें नहीं होती। अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है, बिल्कुल, वो मौखिक में, ये लिखित में, ठीक है। तो ये ऑप्शन ये वाला सही नहीं है, क्योंकि 0 आवर इज मेंशन इज अ फॉर्मल डिवाइस, हमारे रूल ऑफ द पोजिशन कहीं भी मेंशन नहीं है, 0 और कहीं मेंशन ही नहीं है, नॉट मेंशन इन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही नहीं, रूल ऑफ पोजिशन में नहीं है। और ये 0 आवर इंडिया की पार्लियामेंट्री में एक्स्ट्रा कि इंडियन इनोवेशन है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए तो इंडियन इनोवेशन है, तो 0 आवर कहीं है नहीं, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, वही गलत है। अब आते हैं 123 वाले में। 123 का क्या है, अविस्ताव प्रस्ताव
अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रस्ताव द्वारा राज्यसभा का विघटन किया जा सकता है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है। तो दूसरा बोल रहा है कि इस प्रस्ताव का समर्थन के लिए 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है, ये सही है। राज्यसभा कैन बी डिसॉल्व बाय दिस मोशन, ये नहीं कर सकते। जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है एनसीएम ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पारित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता। तो ये ऑप्शन पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है सिर्फ, तो केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124 वाले। फिर सूची का मिलान करना है, प्रस्ताव और प्रावधान के बारे में दिया है कि मोशन और प्रोविजंस के बारे में दिया है, ठीक है। तो उसमें बोल रहा है कि पहला कट मोशन, तो कट मोशन क्या होता है? तो कट मोशन होता है इट इज़ मैंडेटरी टू गिव द रीजन फॉर द एक्सेप्टिंग इट, नहीं, द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द हाउसेज इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द एवरी जनरल इलेक्शन एंड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये भी नहीं होगा। अब आता है कट मोशन, दिस मोशन इज ब्रॉड बाय मेंबर एट द एंड ऑफ डिबेट, बिल्कुल। जैसे कट मोशन होता है, जैसे पॉलिसी कोई पसंद नहीं आई, कुछ चीज़ें आपको सही नहीं लगी, तो वो कट मोशन लोकसभा में वो की जाती है ताकि उस चीज़ों को उचित तरीके से उठाया जा सके। भाई ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, तो पैसा ज़्यादा है तो आप उसके पैसे कम करिए, या उस पॉलिसी में कुछ गड़बड़ है तो पॉलिसी को कुछ चीज़ों को रिफॉर्म करिए, कुछ चीज़ों को हटाइए। तो कट मोशन इसलिए पारित किया जाता है। तो मोशन बाय द मेंबर एंड ऑफ द डिबेट, डिबेट के बाद ये उठाया जाता है कि हाँ पूरा डिबेट सुन लिया और आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो ए का टू तो 2 ही ऑप्शन में है, तो ये तो कट जाएगा। अब आते हैं अटेंशन मोशन। जो अटेंशन मोशन होता है वो होता है इट इज़ ब्रॉट टू ड्रॉ द अटेंशन, क्योंकि बात ये है कि आप सबकी जो अटेंशन होता है आप ग्रैब करना चाहते हो, सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो। तो इट इज़ ब्रॉट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर ऑन अ मैटर ऑफ द अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी का 1, तो बी का 1 यहाँ पे नहीं है और यही है। और फिर देख लेते हैं सेंसर मोशन जो होता है इट इज़ मैंडेटरी टू गिव द रीजन, सेंसर मोशन के लिए ज़रूरी होता है, जबकि एनसीएम जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वहाँ पर रीज़न देना ज़रूरी नहीं है। और दोनों जगह यहाँ पे 50 लोगों की सहमति चाहिए, रीज़न आपको नहीं होना चाहिए, नहीं बताना होता है, ज़रूरी नहीं है, मतलब बता दो तो अलग बात है पर ज़रूरी नहीं है। एनसीएम में क्या होता है लोकसभा में ही वो उठाई जा सकती है। थैंक्स मोशन क्या होता है? थैंक्स मोशन जैसे क्या होता है कि समन करते हैं, जब भी प्रेसिडेंट कोई भी जब सदन को समन करते हैं पार्लियामेंट को, तो प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं हाउस को इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द एवरी जनरल इलेक्शन, जब भी जनरल इलेक्शन होती है तो हेलो हाई करने के लिए, चीज़ों को समझाने के लिए, एंड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उसी को थैंक्स मोशन कहते हैं, ठीक है। जब आप ऐसा नहीं कि टाटा बाय बाय वाला समन वो कर रहे प्रोरोग कर रहे हो, नहीं, जब आप जनरल इलेक्शन हो जाते हैं और सबको होता है ना कि वेलकम करने के लिए, तो उस टाइम वो थैंक्स मोशन चलता है, तो वो हो जाएगा। अगर थैंक्स मोशन डिफीट हो जाता है ना, तो एक सिग्नल होता है कि हाँ जो सरकार है उसमें मेजॉरिटी नहीं है, उस तरह का मेजॉरिटी नहीं है, एक सिग्नल होता है, पर सरकार गिरती नहीं है। जबकि एनसीएम जो अगर पास हो जाता है, ये एनसीएम मोशन जो पास होता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, तब सरकार डेफिनेटली ही रिज़ाइन करना पड़ता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ठीक है, ये है। तो इसका डी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, सही है। अब आते हैं 125 वाले पे। 125वां क्या बोल रहा है? बोल रहा है धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मनी विल गिव रिस्पेक्ट में बताइए भाई। तो 125 में बोल रहा है कि पहला कथन क्या है, इसे केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है और ये किया भी जाता है और ये बात सही भी है, ठीक है। इसे राष्ट्रपति द्वारा पुनः विचार के लिए भेजा जा सकता है, नहीं, इतना टाइम नहीं होता है मनी बिल के रिस्पेक्ट में, तो ये गलत है। और वो प्रायर अप्रूवल भी नहीं चाहिए, अरे जॉइंट सिटिंग नहीं चाहिए होती इसमें, और सीएबी में भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी चाहिए होते हैं। इसे अध्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता होती है, बिल्कुल ये सर्टिफाई कर दें स्पीकर, तभी एक बार याद है आधार वाली जो चीज़ आई थी उसको मनी बिल कहा गया था, तो वो डिफाइन स्पीकर ही करेंगे। तो 1 और 3 दोनों सही हैं। अब आते हैं 126 वाले पे। फिर सूची को मिलान करना है एक दूसरे को। तो 126 में बोल रहा है कि पहला है 109, तो देखो 108 हमें कहाँ से कनेक्शन होता है, 108 होता है, 108 होता है जॉइंट सिटिंग का, जो साथ में बैठने वाला होता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा मैच है, बस ये चीज़ें याद होनी चाहिए, तो थोड़ा आर्टिकल्स को हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। तो 109 जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, और ये उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है उसको बजट ही कहते हैं, ठीक है, जबकि ये टर्म एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ना ये करेक्ट है, मतलब ये वाली करेक्ट है, 4th वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने बोला कि 108 जो है संयुक्त बैठक होता है, और 117 जो होता है ये फाइनेंस बिल होता है, ये नहीं होता है, अप्रोप्रिएशन बिल नहीं होता, 112 होता है, ये रिवर्स कर दिया गया है। 109 नहीं होता है, जब बजट वाली जो बात होती है 109 नहीं होता, 112 होता है, तो ये गलत दिया हुआ है। 112 वाला देखो, 112 वाला जो है वो होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको बजट कहते हैं, और बजट ये टर्म मेंशन नहीं है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ए मतलब 108 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, मतलब जॉइंट सिटिंग के अकॉर्डिंग। और अभी हमने ऊपर पढ़ के 108 में ये दिया हुआ है जॉइंट सिटिंग।
इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, अध्यक्षता उसकी लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। इसकी कार्यवाही राज्यसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित की जाती है। राज्यसभा के नहीं भाई, लोकसभा की जो होती हैं, लोकसभा की रूल्स फॉलो की जाती है। लोकसभा का स्पीकर वहाँ पे बैठता है। तो ये गलत है, ये सही है, सिर्फ एक, केवल एक होगा। 128 देख लेते हैं, उसमें से कौन से कथन सही है, ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो पहला देखते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। तो ये बोल रहा है कि हाँ, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है उसमें सारी रिसीट क्या हुई, एक्सपेंडिचर कहाँ खर्चे पानी हुए हैं, तो ये तो ऑब्वियस बात है, इसीलिए निकाला जाता है कि जानना होता है, उस हिसाब से बजट का अनुमान लगाया जाता है। प्रधानमंत्री इसे हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएगा। प्राइम मिनिस्टर विल गेट इंट्रोड्यूस इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एवरी फाइनेंशियल ईयर, नहीं ऐसा नहीं होता है, तो केवल वो पहला वाला सही होगा। और ये पता है, प्रेसिडेंट ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वो प्रेजेंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को स्वैप करता रहता है। ये जब भी आयोग हो चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज हो, स्वैप ही रहती है, कि कंफ्यूज करना होता है बस हमें कि याद है कि नहीं, कंफर्म है कि नहीं। ठीक है, 129 देख लेते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सपेंडिचर के बारे में मतलब कौन सा कथन और सही है, तो वो देख लेते हैं। बोल रहा है कि भारित व्यय के संबंध में सदन में मतदान का प्रावधान नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर द वोटिंग इन द हाउस विद द रिगार्ड ऑफ द चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर पे नहीं होता है, क्योंकि चार्ज एक्सपेंडिचर से ही जबकि सैलरी जो होती है ना, जो जजेस की सैलरी होती है, बहुत लोगों की जो सैलरी है जो कि थोड़े से एग्जीक्यूटिव से अलग हैं, जो एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की जाती है, तो ताकि वो उसमें वोटिंग का नहीं है, ताकि ये नहीं कि कोई भी किसी की सैलरी को अफेक्ट करे। वहाँ पे पार्लियामेंट डिसाइड करता है ना सबकी सैलरीज, तो उसमें वहाँ पे नहीं है, वोटिंग का प्रावधान नहीं है। तो एक बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन संचित की भारतीय चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये बात सिर्फ और सिर्फ पहला वाला सही है, क्योंकि नहीं, जो सैलरीज अलाउंसेस और पेंशन होते हैं जजेस के, दे आर चार्ज रिगार्ड टू द होता है, ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नहीं होता है। ठीक है, चार्ज ऑन द, देखो ध्यान से होता है, ऑन द ऑफ द, तो ऑन द होता है, ऑन अपॉन द होता है बस। तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। 130 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन विषयों के संदर्भ में राज्यसभा को विशेष शक्तियाँ प्राप्त है। कुछ स्पेशली राज्यसभा के पास में है ऑल इंडिया सर्विसेज, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे उनके पास विशेष शक्तियाँ है। उसमें यही पूछ रहा है कौन से, यहाँ पे फॉलोइंग कुछ दिए हैं और कथन, उसमें देख लेते हैं। राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाना, हाँ, तो स्टेट लिस्ट का देखो, स्टेट का मालिक ही राज्यसभा होता है, उसकी चीज़ों को लेकर कंसर्न करना, तो पहला सही है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, हाँ, अभी मैंने बोला ना कि क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, बिल्कुल मनी बिल में सिर्फ लोकसभा के पास पावर्स होती हैं, तो 1 और 2 ही सही होगा। 131 देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। तो ये पूरा फैक्चुअल है, तो इसका फ्रांस ही है आंसर होगा। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS त्रिंकट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। तो प्रेरणा देवस्थली हैं, तो ये भी फैक्चुअल है। और ये चीज़ देखो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वुमेन सेंट्रिक और लोअर सेक्शन की जो बात की जाती है, SC/STs या कोई भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होते हैं, उनके रिस्पेक्ट में कोई काम आती है ना, कोई लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कुछ पहली बार हुई हो, वुमेन लोअर सेक्शन के लिए हो, थोड़े से वल्नरेबल सेक्शंस के लिए हो, नॉट लोअर सेक्शन, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए हो, तब आती है। तो प्रेरणा देवस्थली ही हैं। 133 देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में सर्वोच्च स्थान निम्नलिखित में से किस देश ने हासिल किया है। सर्वोच्च स्थान कौन कर सकता है। डेनमार्क करेंगे, स्विट्जरलैंड, यही जो लाइन्स वाले हैं ये लोग करते हैं। ठीक है, डेनमार्क ही हैं। अब आते हैं 134 वाले पे। 19वें विद रेफरेंस टू द 19th नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट समिट जो 2024 में हुआ, उस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विचार करिए और कौन से कथन सही हैं, ये देखना है। तो इस आयोजन युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था, और ये भी याद कर लो भाई, युगांडा का राजधानी कंपाला है, तो ये सही भी है। इस सम्मेलन के केंद्रीय जो विषय है, इसका जो थीम है वो एनहांसिंग द कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, ये भी सही है, दोनों ही सही होंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 134 का। अब आते हैं 135 पे। जो ग्लोबल 500 रिपोर्ट है 2024 रिलीज बाय द ब्रांड फाइनेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग किस रिस्पेक्ट में वो सही है। ग्लोबल 500 जो रिपोर्ट की जाती है वो एप्पल करता है। ठीक है, एप्पल किया है इस बार। अब आते हैं 136 वाले पे। 136 का बोल रहा है विद रेफरेंस टू द एक्सपोर्ट मिशन। नाम देख रहे हो कि एक्सपोर्ट और सैट मिशन, तो कंसिडर करो इस फॉलोइंग्स को।
ठीक है, देखते हैं कि इस सेटेलाइट के लॉन्च जो किया गया PSLV C58 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया, बिल्कुल सही है। विद द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ इट्स मिशन, इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च द ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज लाइक ब्लैक होल्स और न्यूरॉन्स। बिल्कुल दूसरा ये कंट्री हो गया है, ठीक है। और पहला कौन हो सकता है, तो अमेरिका ही है, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया है। अब आते हैं 137 पे। 137 क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO द्वारा हाल ही में मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। उसमें से अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में, क्योंकि पता है ना कि अफ्रीका की तरफ बहुत ज़्यादा वल्नरेबल चीज़ें रहती हैं और ये सारी उधर से ही सारी बहुत सारी बीमारियाँ, नॉट बीमारियाँ बस बहुत सारे वायरस, इबोला फेमस वायरस थे, उधर से भी आए थे। तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज की वो प्रॉब्लम है, मतलब इन द सेंस नॉट रिसोर्सेज मिनरल्स वाली नहीं, तो वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज मतलब जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ये केप वर्दे, इसका कैपिटल आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। सारे के कैपिटल बता दीजिएगा। सूडान का क्या है, तो सूडान का, केन्या का क्या है, और नैरोबी इथोपिया का क्या है, ये सारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इसका होगा केप वर्दे, ठीक है, ऑप्शन ए वाला। मलेरिया मुक्त हो गया। 138 देख लेते हैं। 138 में पूछ रहा है कि वह पुस्तक और लेखक, तो उसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, सबसे बड़ा गलत कौन सा है। द कमिंग वेव जो है विवेक देवरॉय उन्होंने लिखी है, और ये सारे फायरबर्ड, ये परमुल मुरुगन, हुर्रा, आर्थव पंडित, मदन कमिश्नर, मिरन चड्ढा जी ने लिखा है। तो ये इसमें यही गलत है, तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। GI टैग प्राप्त वस्तु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो GI टैग जो हाल ही में जिनको मिला है उसमें से कौन सा सही नहीं है, तो देख लेते हैं। खजूरी जैगरी उत्तर प्रदेश, ये तो नहीं मिला है। आदि केकिर अरुणाचल प्रदेश, नाम से भी है केकिर। कोरियाल सारी पश्चिम बंगाल, हाँ। कच्ची खरेक गुजरात, तो कच्ची खरेक गुजरात, ये वाली भी सही है, ये गलत है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में बहुत सारे GI टैग्स मिले हैं, तो आप याद कर लीजिए। जैसे गोरखपुर का है, टेरोकेटा वाला भी है, ठीक है। तो आप जो लेटेस्ट जो भी GI टैग्स मिले होते हैं, कम से कम वो तो देख ही लिया जाएगा, ठीक है। और जो खजूरी गुड़ है ना, वो उड़ीसा का है, ये भी मेंशन कर लेना, ठीक है। तो उड़ीसा का है और बाकी सब सही है, बस ये पहला वाला गलत था। 140 देख लेते हैं। फिर सूची को और फिर से मिलान करना है, इसमें से दिए गए सही उत्तर के साथ मिलान करना है, मतलब कौन सा सही है और मतलब कौन सा हिस्सा मैच कर रहा है। तो 140 का क्या है? भारतीय दूरसंचार, ठीक है, भारतीय दूरसंचार, तो ये हो जाएगा भारतीय दूरसंचार और अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब विनियामक प्राधिकरण, तो अनिल कुमार लोहाटी जी। फिक्की, जो फिक्की के हैं अनीसा हैं। बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज BSE के होते हैं प्रमोद अग्रवाल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव खन्ना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए नम, ये वाला सही है, ठीक है। अब आते हैं 141 पे। 141 क्या बोल रहा है? सबसे बड़ी याद देखिए कौन से विलोम शब्द, अब हिंदी आ गया तो हिंदी भी कंप्लीट कर लेते हैं। एक्चुअली आर में दोनों ही आते हैं। तो 141 से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म कौन सा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब व्यचारी का सदाचारी होगा, क्योंकि भाई जो सदाचारी होता है वो ओबीडियंट होता है, उसका अनओबीडियंट हो जाएगा, तो ये भी सही है। निष्काम का सकाम, बेकार काम कर रहे हो तो अच्छा काम करो। करुण और निष्ठुर, तो ये छली गलत है। छली का मतलब जो छलावा होता है तो वो निश्चल हो जाएगा, ठीक है, निश्चल। तो ये ऑप्शन ये वाला गलत है, उसको राइट कर दिया मैंने। तो ये उसमें अशुद्ध युग्म है, ठीक है। उत्तम, अब देखो विलोम की चीज़ें आ गई, तो उत्तम शब्द का विलोम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा अधम। तो उत्तम मतलब बहुत अच्छा और ये अधम। निम्नलिखित में कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, मतलब जो विलोम सही नहीं दिया, विलोम मतलब वो नहीं है। तो ये देखो अपकार है और अनुपकार है। तो उपकार होता है का शब्द जो होता है ना, उपकार का होता है शब्द होता है अपकार, ये नहीं होता, ठीक है। तो अपकार अनुपकार का नहीं होता है, उपकार का होता है। तरल का कठोर हो गया, ये सही है, पर सही नहीं है ये वाला ऑप्शन, तो वही सही है, ये वाला सही है। कर्कश के मधुर, भाई बहुत कठोर बोल रहे हो तो मधुरवाणी बोलो। कठिन सरल, ये तो ईजी है। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम बताना है यहाँ पे भी। प्रत्यक्ष का मतलब वो है परोक्ष, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। 145 समास शब्द का विलोम बताना है, तो ये हो जाएगा व्यास। समास का होता है व्यास। मसरण का विलोम यहाँ पे बोल रहा है 146 में, तो ये हो जाएगा रुक्ष। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। कुछ चीज़ें इसमें सही दी हैं, कुछ चीज़ें गलत दी हैं, तो देख लेते हैं। स्वर का अनुस्वर सही है। ऋजु का वक्र होता है। कर्कश का मधुर, अभी ऊपर देख के आए हम लोग। यही का लौकिक, ये गलत दिया हुआ है, तो यही का हो जाएगा पारलौकिक, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा पारलौकिक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 148 वाले भी देख लेते हैं। पूछ रहा है मूक का, भाई इतना इजी, मूक का विलोम होता है वो वचाल जो बोलने वाला, ठीक है। यौवन का विलोम सब पूछ रहा है, तो यौवन का विलोम होता है ये जरा, ठीक है। तो ऑप्शन ये वाले 149 वाले का सी हो जाएगा, ज़रा यौवन का होता है। 150 देख लेते हैं। 150 का जंगम, जंगम का ये बहुत फेमस शब्द भी होते हैं। जंगम का शब्द सटीक होता है स्थावर। उच्छिष्ट का उपर्युक्त विपरातक मतलब विलोम ही बताना है, इसमें भी यही पूछ रहा है कि विलोम उसका क्या होगा, तो अनुच्छिष्ट हो जाएगा, ठीक है। ऊ का अनु लग गया है। सृष्टि शब्द का सटीक विलोम क्या हो जाएगा, प्रलय, ठीक है। अब 153 देख लेते हैं। सहचार्य शब्द का सटीक विलोम भी पूछ रहा है यहाँ पे। सहचार्य शब्द का हो जाएगा अलगाव, ठीक है। सहचार्य का अलगाव हो जाएगा। 154 देख लेते हैं। 154 में पूछ रहा है प्रश्न शब्द का सटीक विलोम कौन सा है। इसका प्रश्न शब्द का सटीक विलोम है प्रतिपन्नों का, ठीक है। मुखर शब्द का सटीक, भाई ये सबसे इजी लग रहा है, वो भी ऐसे ही वाचार और मुख जैसा है, तो ये भी हो जाएगा मौन। मुखर का सटीक विलोम है मौन। आते हैं 156 पे। निम्नलिखित में से फिर से पूछ रहा है कि विलोम शब्दों में अशुद्ध कौन सा है, ठीक है। इसमें भी पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो और देख लेते हैं कि कौन कौन से करेक्ट हैं। अस्तुत, निध्य, शीर्ष का होगा तल, अपराधी, निरपराधी, अवशेष का ये अशेष, ये वाला गलत है। अवशेष का अशेष नहीं होता, निशेष होता है, ठीक है। तो निशेष हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मतलब ये वाला इस तरह सही है, मतलब ऐसे मत करना, ये वाला इस तरह सही है, बट ऑप्शन जो है अशुद्ध ये वाला हो जाएगा। 157 वाला सॉरी देख लेते हैं। उसमें क्या पूछ रहा है, फिर से अशुद्ध युग्म पूछ रहा है कि भाई अशुद्ध कौन सा वाला है। आवरण का अनावरण, ये भी सही है। आपत्ति का अनापत्ति, ये भी सही है। फिर दिगंबर का पीताम्बर नहीं होता, दिगंबर का श्वेताम्बर होता है। और ये जैनिज्म के होते हैं ना, वो डिवाइड हो गए थे। दीर्घ का लघु, छोटा, ये सारे सही हैं, पर ऑप्शन ये वाला गलत है, उसका मैंने करेक्ट करके बता भी दिया। 158 देख लेते हैं। उसमें से पूछ रहा है कि फिर से अशुद्ध कौन सा युग्म है। आवर्तक, अनावर्तक। ध्वंस का ये गलत है, ध्वंस का निर्माण होता है, उसका गलत मतलब निर्माण करना होता है ना, अगर किसी को चीज़ को खराब करो तो निर्माण करोगे। गणतंत्र, राजतंत्र, अविवृत, तिरोभूत, ये भी सही है, ठीक है। तो 159 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शब्दों का अशुद्ध युग्म कौन सा है। फिर से पूछ रहा है कि अशुद्ध युग्म कौन सा है, तो सृजन, संहार, ये भी सही है, सही करना। यथार्थ, कृत्रिम, तामसिक, सात्विक भोजन। विहित, जो विहित है वो गलत है, निषिद्ध होता है, निहित नहीं, निषिद्ध, ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित में फिर से विलोम शब्द दिया है और फिर से अशुद्ध युग्म पूछ रहा है 160 में भी। प्रत्यक्ष का अभी ऊपर में हमने पढ़ा है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, पर अपरोक्ष नहीं होता, ठीक है। धृष्ट का विनीत सही है। अपसरण का अभिसरण, उपार्जित का अनुपार्जित, ये भी सही है। तो अभी यहीं तक रखते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।